बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये आपका PHY 101 का फ़ाइनल है। ये 30 तक आपके मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद फिर शॉर्ट और लॉन्ग का आएगा मामला। अच्छा बेटा, ये 21वें के अंदर वो कहता है कि इफ़ एच इज़ दी प्लंक कांस्टेंट देन एच इज़, वो इनमें से किसके बराबर होता है। पहली बात है, ये एच इनमें से किसी के बराबर नहीं होता, ये एच बार होता है जो h/2 के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब इसमें कुछ मालूमात है, ये आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठी की थी, इसको आप देख लीजिएगा। बेटे ये आपके शॉर्ट लॉन्ग हर किस्म की चीज़ें इकट्ठी कर दे। ये एच की वैल्यू है, ठीक है, SI यूनिट्स के अंदर। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि बेटे आप लोगों को ये कोई आइडिया हो जाए कि ये असल में होता क्या। ये एच बार की वैल्यू यानी h/2 जब करते हैं तो फिर वो जॉल सेकंड SI में निकल आती है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन 2 सेकंड में लिख दी MKS के अंदर होती है। ठीक है, ये बच्चों को जो है ना, वो चूँकि खुद तो इतना टाइम नहीं आप लोगों के पास होता, तो ये सारी मालूमात बेटे मैंने आप लोगों के लिए निकाली। इसको तसल्ली से पॉज करके जिसने देखना है देख लीजिएगा, ताकि कोई ये ना कहे जी कि अगर लेट आई भी है तो फिर मालूमात हमें कितनी मिली, क्योंकि बच्चे बड़े पॉजिटिव किस्म के होते हैं, कमेंट आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको गिला नहीं रहना चाहिए। अगला वो क्वेश्चन ये कहता है, बेसिक है पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो ये है जी, द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम फॉर द ऑब्जर्वर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, अब इसके जितने होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है कि जी द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम्स। दूसरा है कि लाइट जो प्रोपोगेट्स होते हैं यानी स्पीड थ्रू एम्प्टी स्पेस का मतलब वैक्यूम विद डेफिनेट स्पीड c इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर या सोर्स, वो ये होती है 3.0 इंटू 10⁸ है। ये 108 नहीं है, 10⁸। उसके बाद है इन द लिमिट ऑफ लो स्पीड्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फार्मलाइज्म शुड एग्री विद न्यूटनियन ग्रेविटी। दूसरा है, इसी को फिर एक्सप्लेन किया है, दोबारा से एक और तर्जुमा कर दे। द लॉज ऑफ नेचर आर द सेम इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस वेयर एक्सेलरेशन इज टेकन इनटू अकाउंट या कंसिडरेशन ग्रेविटेशनल मास इज इक्विवेलेंट टू इनर्शियल मास। इसके बाद ये मैंने कुछ और मालूमात लिखी हुई है, ये आप लोगों की मालूमात के लिए जस्ट। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सारी चीज़ों के आइडियाज़ होने चाहिए कि ये है क्या, ये क्या है, ये ABC क्या है। ये ABC आपके ये वाले क्या, मूविंग क्लॉक रन मोर स्लोली देन व्हेन दे आर एट रेस्ट, उसकी रीज़न बताई गई है ये। दूसरे की क्या आपके पास, मूविंग रॉड्स आर शॉर्टर देन व्हेन दे आर एट रेस्ट, वो ये है B वाला पार्ट। ठीक हो गया। और तीसरे का जो है ये वाला जो आपके पास मौजूद है, लाइट हैज़ बोथ वेव एंड, ठीक है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो लाइट इज़ आल्सो ए पार्टिकल, लाइट हैज़ बोथ ए पार्टिकल एंड वेव हैज़ बीन प्रूव्ड, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़। इट्स एसेंशियल थ्योरी वाज फर्दर इवॉल्व्ड, क्या किया जी इसने, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इनटू क्वांटम मैकेनिक्स। आइंस्टाइन बिलीव्ड लाइट इज़ ए पार्टिकल यानी फोटॉन एंड द फ्लो ऑफ फोटॉन्स इज़ ए वेव। अब क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके पास है बच्चों ये वाला। ठीक है, ये 22 भी इसी से रिलेटेड था, ये मैंने इसलिए डिटेल के अंदर ये बता दिया आपको। ये आइंस्टाइन के हवाले से ही था कुछ इसमें, क्योंकि वो फाइल के अंदर तो नहीं मिला था, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए मैंने उसको डिटेल में बता दिया। 2 इवेंट्स अक्कर साइमल्टेनियसली ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, one at x equal to -a and the other at x equal to +a according to an observer moving in the positive direction। ठीक है, उसके कहने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, वो मूव करता है, ये चलो मैं बता देता हूँ, ये माइनस से ये क्या प्लस से, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर मूविंग इन दी x पॉजिटिव डायरेक्शन, ये अगर 0 वो इस तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि 2 इवेंट्स अक्कर साइमल्टेनियसली ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ
रेफरेंस फ्रेम किसी एस फ्रेम के लिहाज से वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ए के लिहाज से गिर रहे होते हैं। तो अगर ऑब्जर्वर इस तरफ को जाएगा तो उसके लिए कौन सा इवेंट पहले अकर करेगा? जाहिर है वो जिस तरफ जा रहा है उसी को देखेगा ना, बाद में वो इसको देखेगा। हालांकि चाहे दोनों एक ही टाइम पे गिरे, लेकिन उसने तो जिसको ऑब्जर्व करना है उसके लिए वो पहले गिरेगा, जब इसको देखेगा वो बाद में होगा। अगर ये इस तरफ जा रहा होता तो फिर ये आंसर होना था। और ये क्या है, आइदर इवेंट माइट अकर फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड द ऑब्जर्व स्पीड। ठीक है, इसमें ये याद रखना कि कहता है इफ ऑब्जर्वर्स इन टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ये आगे ब्रैकेट में एक्सप्लेन है, दैट आर इन मोशन रिलेटिव टू ईच अदर आर ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे विल बोथ मेजर इट टू बी ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स। मैथमेटिकली V2 बराबर होगा V1 प्लस, ठीक है, V इंटू V। अब ये द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम वन विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। तो भाई एक की स्पीड अगर दूसरे ज़्यादा होगी तो एक के लिए क्या होगा, इवेंट उसे जल्दी गिरता हुआ महसूस होगा, दूसरे के लिए कम होगा। और ये आखिरी यदि इवेंट्स आर साइमल्टेनियस, वो तो तब होती है कि जब ऑब्जर्वर की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए या उससे बढ़ जाए, तो वो तो सारी दुनिया के अंदर फिर एक ही हिसाब से उसके लिए चीज़ें गिर रही होंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है 24। वो कहता है हाउ फास्ट शुड यू मूव अवे फ्रॉम ए 6 × 10⁻14 हर्ट्ज लाइट सोर्स टू ऑब्जर्व वेव्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.010 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, आंसर तो इसका उन्होंने ये बनाया हुआ है, लेकिन इसका ये बेसिकली सवाल इससे होना है डॉपलर इफेक्ट के साथ। ठीक है, ये इसमें है, ये इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसमें Vs सोर्स की है, वो इनिशियली हम क्या लेंगे 0, एज वी डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स बट वी कैन अज्यूम दैट इट इज़ नॉट मूविंग रिलेटिव टू, ठीक है, अस यानी ऑब्जर्वर के लिए। सो Vs = 0। बाकी तो फिर ये वैल्यूज़ इन फार्मूला में पुट करोगे, आंसर ये आएगा। भी ये वो स्पीड है, ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड है कि आपको कितना तेज़ चलना चाहिए। इस सवाल के अंदर यही पूछा है ना, हाउ फास्ट शुड यू मूव। अब इसका मतलब क्या होता है? पहली तो बात है यू शुड, यानी आपका मतलब क्या है, you would need to move away from the source at a velocity of 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 33% ऑफ c, यानी ये जो लाइट c है मीटर पर सेकंड, इसका ये 33% बनता है, लेकिन कि इसमें इन दी अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर ये 33% ऑफ c तो नहीं दिया, ये 38 को उन्होंने कहा हुआ है, तो ये आंसर नहीं बनता है। बहरहाल मैंने आपको कैलकुलेशन के बता दिया कि ये सवाल असल में आंसर तो जो फाइल के अंदर है वो ये, लेकिन ये आंसर यूँ बनता है 33% ऑफ सी बनता है, ये याद रखना। इसके बाद अगला सवाल वो ये 25 है। वो ये कह रहा है आपसे कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एट ए फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल तो इसकी होता है द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज़ एजेक्टेड। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल और द कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। एक तो ये इन्फॉर्मेशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके है, V0 के स्टॉपिंग पोटेंशियल के। आल्सो के ई प्रोपोर्शनल है V के। V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी ये बात कर रहा था वो इंसिडेंट लाइट की। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट। द मैक्सिमम के ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल द स्टॉपिंग वोल्टेज व्हेन मेजर्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझ आ गई है ये मोस्ट एनर्जेटिक कौन सा होता है। ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक वो किसको कह रहा है आपके पास है, ये वाला। ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटे ये आपके पास ये भी हो गया मुकम्मल। अब अगली बात के ऊपर आओगे आप। अगला सवाल उसने ये दिया हुआ है, कहता है ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। दिस मीन्स दैट कंपेयर टू द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन कॉमा द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एज। अगर दोनों की वो कहता है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, वो कहता है जो मैटर वेव एसोसिएटेड होगी प्रोटॉन की, ठीक है,
कंपेयर टू द मैटर वेव एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, द मैटर वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मैटर वेव होगी, ठीक है, वो क्या होगी इसकी निस्बत, तो वो क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगी उनका काइनेटिक एनर्जी से। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसकी वेवलेंथ वैसे ही प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। इसको कहते क्या है वो देख लो, ठीक है। अच्छा ये 27वां यहाँ दिया हुआ, एन 26वां भी करवाता हूँ। एज एन इलेक्ट्रॉन एज ए स्मॉलर मैस देन ए प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एज लार्जर डी ब्रॉगले वेवलेंथ देन ए प्रोटॉन फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी रीज़न होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये वाला। तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह ये कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। फिर ये है आपका, कहता है इन कंपटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी पार्टिकल्स द मिनिमम चेंज इन वेवलेंथ कैन बी मेड स्मॉलर बाय यूजिंग, आंसर तो इसका ये है मोर मैसिव पार्टिकल्स। लेकिन ये होते कैसे हैं उसको देख लीजिएगा, ये जो 26वां है वो यहाँ है। द क्वांटिटी HMEC is known as the Compton wavelength of the electron. It is equal to 2.4 3 into 10 raised to power minus 12 meter. The wavelength shift, ठीक है, lambda prime minus lambda is at least 0, कब, जब थीटा 0 है, and at most twice the Compton wavelength of the electron for theta is equal to 180 degree। इस पर आप जितने मर्जी MCQs बने कर सकते हो। Compton effect also called Compton scattering increase in wavelength of X-rays and other energetic electromagnetic radiations that has been essentially scattered by the electrons. It is a principal way in which radiant energy is absorbed in matter। ये बेटे 26वें का मैंने बता दिया आपको मुकम्मल, ठीक हो गया जी। इसके बाद क्या चीज़ बच्चों आएगी आपके पास, 27वां मैंने पहले ये बता दिया आपको एनर्जेटिक वाला, और उसके बाद लास्ट आपके पास ये, ठीक है, एक 28वां है। ये कुछ मिस हो गए थे, फाइल में प्रिंट नहीं हो सके थे प्रिंटर से, तो वो इसलिए मैंने बैक साइड पे लिखनी है। ए लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई आर अंडर गोइंग अल्फा डीके, द रेट ऑफ द डीके एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके, द नंबर ऑफ अंडर डिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। कैसे, ये इसकी रीज़न है। The rate at which a particle decay process occurs in a radioactive sample is proportional to the number of radioactive nuclei present. If n is the number of radioactive nuclei present at some instant, the rate of the change of n is dn over dt क्या होगा, माइनस लैम्डा n, यानी उसी इंस्टेंट के ऊपर जो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ अंडर डिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। लास्ट आपका यहाँ दिया हुआ है 29वां, दी इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन इज़ नोन एज, तो उसे कोर कहते हैं। अब ये भी डिटेल देखते हैं। दी इनर लेयर आर, फर्स्ट लेयर को कोर कहते हैं, सेकंड लेयर को रेडिएटिव जोन कहते हैं, थर्ड लेयर को कन्वेक्शन जोन कहते हैं। कोर का एक दूसरा नाम होता है सेंट्रल लेयर भी उसे कहते हैं। द आउटर लेयर्स आर दी फोटोस्फीयर, द क्रोमोस्फीयर, दी ट्रांजिशन रीजन एंड दी कोरोना। अर्थ का जो होता है आउटर लेयर उसे क्रस्ट कहते हैं, मिडल लेयर को मेंटल कहते हैं, और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर को कोर कहते हैं। तो ये 30 ही आते हैं बेटे आपके, ठीक है, 28-29 तक तो ये हैं, एक आध और भी कोई होगा। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना, ये जितना डाटा मैंने आपको दे दिया ना, ये फ़ाइल वही है जो मैंने आप लोगों को अपने ग्रुप के अंदर बच्चों को सेंड की थी। एजुकेशन वर्ल्ड पे किसी साहब ने ये किया तो हुआ था, ठीक है, तो लेकिन उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी ना, कि जिससे आपको ये पता हो कि भाई इसका आंसर ये बनता है कैसे है। तो मेरा बेटे आप लोगों का पैटर्न नहीं स्टडी कराने का, आप ध्यान से सुन लें। ये 3 पार्ट तो मैंने डिटेल में दे दिए हैं, लेकिन जब अगला लास्ट पार्ट आना है उसमें सिर्फ मैंने ये सवाल बताना है और इसका ये आंसर बताना है, और रेफरेंस दे दूंगा कि भाई आप जो तीनों पार्ट्स को देख लीजिएगा जिसको भी डिटेल चाहिए, ठीक हो गया। ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ। अलग अलग पार्ट बनाने का मकसद है डिटेल एक मरतबा बताना है, फाइनल पार्ट होता है कि हाँ भाई ठीक है 10 मिनट के अंदर अगर आपने 30 करने, ठीक हो गया बेटे। अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वैसे तो सारे चैनल वाले कहते हैं लाइक भी करें, ठीक है। वो लाइकिंग या डिसलाइकिंग का ताल्लुक दिल से होता है, ठीक है। वो दिल आपका इजाज़त देता तो आप लाइक को पुश कर देते हैं, ठीक है। मेरी चूँकि आदत नहीं है इस तरह की बात करने की, मैंने तो आपको नॉलेज और कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक हो गया बेटे। गॉड ब्लेस यू।